ठीक है, अब देखते हैं क्यूरी लॉ। क्वेश्चन ऐसे करके पूछा था कि ससेप्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो क्यूरी लॉ बताता है। क्यूरी लॉ दो चीज़ें बताता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल और टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो ससेप्टेंस होता है और जो टेम्परेचर होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तथा ये भी कह सकते हैं कि जो ससेप्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। ससेप्टेंस जो हम कह सकते हैं, ससेप्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं कि जो ससेप्टेंस होता है वो हमारा होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्यूरी लॉ दो दो चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर क्यूरी लॉ है तो एक और लॉ होता है हम लोगों का कि केल्विन्स लॉ। ठीक है, केल्विन्स लॉ क्या बताता है कि इकोनॉमिक साइज़ का कंडक्टर का क्या होना चाहिए। जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ करते हैं उसका इकोनॉमिक साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर एनुअल इंटरेस्ट जो हम लोगों का कंडक्टर का है बराबर हो जाए डिप्रिसिएशन के, जिस कॉस्ट से हमने जिस कैपिटल कॉस्ट से कंडक्टर को परचेज़ किया था उसके डिप्रिसिएशन के और उसकी जो एनुअल इंटरेस्ट जो उस पर है उसके अगर बराबर हो जाता है तो ये हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये केल्विन्स लॉ हो जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि फायर वुड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी। जो फायर वुड होता है वो किस टाइप की एनर्जी के अंदर आता है। तो ये प्राइमरी और नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब अगला एक रिलेशन पूछा था कि 1 किलोवाट आवर में कितने किलो जूल होते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर इसको निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, 1 का 1 मैंने यहाँ पे लिखा और किलो का 10⁻³ वॉट को तो ऐसे ही वॉट रखेंगे और 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो वॉट और सेकेंड को इधर कर देते हैं और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 10⁻6 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ और 3.6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और की पावर 3 को 3 लिख सकते हैं और वॉट सेकंड। और लेकिन एक और रिलेशन होता है कि अगर वॉट सेकंड को हम क्या 1 वॉट सेकंड को जूल भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली कि 3.6 इंटू 10⁻किलो जूल। ठीक है, तो अब ये इसमें दो रिलेशन निकल करके आते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और एक आता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड जनरली जूल ही होता है, वॉट सेकेंड जनरली जूल ही होता है। एक और इसमें रिलेशन आता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 860 किलो कैलोरी। 860 किलो कैलोरी, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 860 किलो कैलोरी और 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल। अब अगला ये डायग्राम दे करके पूछा गया था कि ये जो डायग्राम है ये किस वेल्डिंग का डायग्राम है। तो इसमें आ जाता है ये जो आ जाती है वेल्डिंग प्लेट्स आ जाती हैं, ये हम लोगों का डिम्पल आ जाता है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे वेल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड है। तो अगर ऐसा फिगर इसमें दे के पूछता है ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग का फिगर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ 8051। 8051 माइक्रो कंट्रोल का कौन सा फीचर इसमें से नहीं है। इट हैज़ 1 सीरीज सीरियल पोर्ट, इट हैज़ 4K बाइट ऑफ रोम, इट हैज़ 4 टाइम्स, इट हैज़ 128 ऑफ रैम। तो इसमें आ जाता है कि इट हैज़ 4 टाइमर्स इसमें टाइमर्स लिखा है। तो इट हैज़ 4 टाइमर्स, इसमें 4 टाइमर्स, ये गलत ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें आ जाता है कि मैटलैब से एक क्वेश्चन आ गया था इसमें कि अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया हो x इज इक्वल्स टू 2*3, y इज इक्वल्स टू x*2, तो इसमें पूछ रहा था वैल्यू पूछ रहा था किसकी क्या होगी। तो जनरली जो मैटलैब में है जो स्टार रिप्रेजेंट करता है, स्टार का रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर। तो अगर यहाँ पे x*3 लिखा है तो 2*3 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 3। तो 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 6 पुट कर देंगे तो 6 × 2 मतलब 6, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। सिंपली मैटलैब में यही क्वेश्चन एक पूछा था। अच्छा, जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं वो मैकेनिकली डैमेज के लिए टेस्ट नहीं की जाती हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि यूजुअली अंडरग्राउंड केबल्स आर नॉट टेस्टेड फॉर मैकेनिकली डैमेज। ठीक है, अब अगला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर अगर हम नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन देखते हैं रोटर में,
जो रोटर में क्रिएट होती है नंबर ऑफ साइकिल्स वो कितनी पर रिवोल्यूशन कितनी प्रोड्यूस होती है, तो 0.5 पी या 1/2 पी या कह सकते हैं p/2। अगर उसके पोल्स p हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन जो हो जाती हैं वो p/2 हो जाती है। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि फिगर से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली कैपेसिटर से रिलेटेड है। इसमें पूछा था कि जो हम लोगों को कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें कैपेसिटर कितने होते हैं, कितने कैपेसिटर लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटर लगे होते हैं। एक हम लोगों का स्टार्ट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो कैपेसिटर होते हैं। ये कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये होता है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग तो ये हम लोगों का स्पीड गेन करने के बाद 70 से 80% की स्पीड गेन करने के बाद हट जाता है, तो इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर। तो इसमें दो कैपेसिटर ये परमानेंट लगा रहता है उसमें, ठीक है। मेजरमेंट में पूछा था कि एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो एक क्वेश्चन था कि एक इंस्ट्रूमेंट देकर पूछता था कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट है या सेकेंडरी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन सेल पे आया था। इनमें से एक सेल पूछ रहा था कि ये कौन सा टाइप का सेल होगा, प्राइमरी सेल होगा या सेकेंडरी सेल होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होता है। देखो, प्राइमरी सेल वो होता है जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए और चार्ज ना हो पाए। सेकेंडरी सेल क्या होता है कि एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो वो दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल को हम ड्राई सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो मटेरियल होता है वो सॉलिड या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बिकॉज दे हैव सॉलिड और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब अगर इसके एग्जांपल देखते हैं प्राइमरी के, तो जिंक कार्बन हो जाएगा सेल, प्राइमरी बैटरी, सॉरी पेपर बैटरी, लिथियम सेल, अल्कलाइन सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी में देखते हैं तो लेड एसिड, मैग्नीशियम आयन बैटरी, लिथियम आयन, निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्राइड सेल और ग्लास बैटरी, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं दोनों के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। हम लोगों की जो फील्ड होती है, फील्ड से जो डेटा कलेक्टिंग का वर्क होता है वो किसका होता है। तो सिंपल सा रिमोट टर्मिनल RTU, मतलब RTU हम लोगों की फील्ड पे लगा रहता है, जो डेटा को कलेक्ट करके फर्दर एनालिसिस करने के लिए भेजता है, जिसको हम देखते हैं और उसके बाद उसमें प्रोसेस करते हैं। तो इन स्काडा सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग गैदर्स द डाटा फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, रिमोट लोकेशन से डेटा को कौन इकट्ठा करता है। तो RTU, जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है। तो डिजिटल माइक्रो ओम मीटर, डिजिटल माइक्रो ओम मीटर के द्वारा हम लोग सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। अब इसमें कुछ एक और डाटा आ जाता है, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग मीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग रेजिस्टेंस को ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एनालाइज़र के द्वारा हम लोग मेज़र करते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस को ग्राउंड रेजिस्टेंस मीटर के द्वारा मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसमें जाता है हाउ मैनी मेजर स्टाइल ऑफ लीडरशिप आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेजर जो स्टाइल होते हैं, मेजर टाइप जो होते हैं वो लीडरशिप के कितने होते हैं। तो मेजरली 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, डिलीगेटिव, मैनेजरियल और विजनरी, ठीक। अब इसमें लॉ के बारे में पूछा गया था, किसी एक लॉ के बारे में पूछा गया था। तो तीनों लॉ देख लेते हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव लॉ क्या कहता है, मतलब क्यूमुलेटिव लॉ का मतलब होता है कि A+B अगर है तो अगर हम B को इधर कर दें और A को इधर कर दें तो सेम, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा सेम ही आएगा इन दोनों का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव तरीके से, एक तरीके से समझ सकते हैं ऐसे कि एसोसिएशन बना लेना। पहले B और C ने अपना एसोसिएशन बना लिया था और बाद में A और B ने एसोसिएशन बना लिया था, समझने के लिए। तो इसमें आ जाता है A+ छोटा ब्रैकेट में B+C, और तो इज इक्वल्स टू A+B+C। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो पहले के क्या था, के का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, बाद में क्या हुआ, के का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये इसको ऐसे 3, एक्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। वो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डोमेस्टिक वायरिंग में अगर 15 एम्पियर के सॉकेट की रेटिंग और उसको डिवाइड किया जाए 5 एम्पियर सॉकेट की रेटिंग, तो उसका रेशियो क्या आएगा, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों की जो रेटिंग होती है वो होती क्या है। जैसे किसी सॉकेट की या किसी भी चीज़ की रेटिंग है तो क्या होती है। तो किसी भी चीज़ की रेटिंग वह बताती है कि वह कितने मैक्सिमम वो उस
कितने पावर तक वो विदस्टैंड कर ले जाएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई किसी सॉकेट की रेटिंग मान लिया 100 वाट है, तो उतनी पावर तक वो विदस्टैंड कर ले जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही लिखा था, मैक्सिमम पावर अप टू विच अ सॉकेट कैन विदस्टैंड इज नोन एज रेटिंग ऑफ द सॉकेट। ठीक है, तो जनरली अगर 15 एम्पियर सॉकेट की रेटिंग देखते हैं तो 1000 वाट होती है, और 5 एम्पियर के सॉकेट की रेटिंग देखते हैं ये डोमेस्टिक वायरिंग के लिए तो 100 वाट होती है। और हाँ, 1000/100 का रेशियो देखेंगे तो 10 एम्पियर आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा था कि जो कटआउट होता है हम लोगों का, वो किसके किसके बीच में लगा होता है। इंटरनल वायरिंग के केस में जो कटआउट लगा होता है वो हम लोगों का किसके बीच में लगा होता है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से हम लोगों का आई है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पे आई है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से हम लोग अपने, ये मेरा घर, हम लोगों का घर है। ठीक है, घर के अंदर क्या लगा, सबसे पहले एनर्जी मीटर लगाएंगे। एनर्जी मीटर के बाद ही एक कटआउट लगाते हैं ना, कटआउट लगाते हैं जिससे घर की लाइट अगर ऑफ़ कर देते हैं तो बंद हो जाती है, ऑन कर देते हैं तो चलने लगती है। तो ये अप्लाइंसेस हो गए, एनर्जी मीटर हो गया। एनर्जी मीटर और अप्लाइंसेस के बीच में ही हम लोग अपना कटआउट लगाते हैं। ठीक है, अब वो अगला क्वेश्चन ही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड एन ऑपरेटर। इसमें ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले आंसर तो इसका एक्चुएटर हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि एक्चुएटर होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, इसका सिंपल सा बिल्कुल एकदम अगर सिंपल समझने के लिए देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को काइनेटिक एनर्जी मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आइदर इन अ सिंगल लीनियर और रोटरी मोशन, या तो फिर लीनियर मोशन में या रोटरी मोशन में। ठीक है, इट ऑटोमेट्स डैम्पर और वॉल्व इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोसेस एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ये ऑटोमेट कर देती है डैम्पर या वॉल्व को इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अभी इसमें देख लेते हैं क्या पॉइंट लिखे हैं। एन एक्चुएटर टर्न अ कंट्रोल सिग्नल इनटू मैकेनिकल सिग्नल। यही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल एक्शन को मैकेनिकल एक्शन में चेंज करता है। सच एज अ मोटर, जैसे मोटर होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और मैकेनिकली हम लोगों को पावर मिलती है। दे आर ऑल्सो नोन एज मैनुअल वॉल्व एक्चुएटर और वॉल्व ऑपरेटर। वही चीज़ है कि इससे हम वॉल्व भी ऑपरेट कराते हैं और मैनुअली भी कराते हैं। मैनुअल वॉल्व एक्चुएटर भी इसको मतलब कह सकते हैं। वॉल्व ऑपरेटर मतलब वॉल्व ऑपरेटर कराते हैं इसी के लिए, और इसको मैनुअल वॉल्व एक्चुएटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख एक क्वेश्चन से पूछा गया था, मतलब टेक्निकल में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था परतों से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक आ जाती है, छोड़ सबको वो आया बाहर। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर समताप मंडल आ जाता है, ओजोन मंडल आ जाता है, आयन मंडल आ जाता है, फिर वायुमंडल आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आया था, ऑटोकैड की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आ गया था कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल को अगर हमें इस तरह से सॉलिड डिज़ाइन करना है तो क्रिएट अ 3D सॉलिड इन ऑटोकैड एज सोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड बी यूज्ड। इनमें से कौन सी ऐसी कमांड है जो इस तरह के सर्कल को इस तरह का सॉलिड बना देगा। 5 यूनिट, तो यूनिट से कोई मतलब नहीं है। यूनिट तो फिर उसमें जब डिज़ाइनिंग के लिए या कंट्रोल एक्शन के लिए देखते हैं कितने यूनिट का बनता है, तो उससे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के दो तरीके के कमांड्स हो जाते हैं। एक कमांड हो जाता है जो डायरेक्ट 3D सॉलिड क्रिएट करता है, और एक कमांड आ जाता है जो 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कि जैसे डायरेक्ट 3D क्रिएट करने के लिए बॉक्स अगर हम करते हैं तो क्या करता है, ये सॉलिड बॉक्स बना देता है। अगर केन हम करते हैं तो सॉलिड केन विद अ सर्कल और इलेप्टिकल बेस, सॉलिड केन बना देता है। अगर सिलेंडर हम लोग कमांड देते हैं तो क्रिएट्स अ सॉलिड सिलेंडर बना देता है उसमें विद अ सर्कुलर और इलिप्टिकल बार बेस कह सकते हैं, सॉरी। पिरामिड अगर करते हैं तो इसमें पिरामिड बना देता है। स्फेयर अगर करते हैं तो सॉलिड स्फेयर बना देता है। तो ये कमांड आ जाते हैं डायरेक्ट 3D का। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2D से 3D करने के लिए, तो एक्सट्रूड अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या करता है कि सर्कल को एक सॉलिड में इस तरह कर देता है जिसमें 3 एंगल्स आ जाते हैं, जेड जेड डायमेंशन भी आता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर लॉफ्ट करते हैं तो लॉफ्ट में क्या हो जाता है कि हम लोगों का एक सॉलिड स्फेयर बना के दे देता है। रिवॉल्व अगर करते हैं तो रिवॉल्व में हम लोग क्या देता है, एक स्फेयर तो बना के देता ही देता है, लेकिन इसको एक रोटेटिंग एक्सिस भी दे देता है। ये रोटेटिंग एक्सिस भी इसमें प्रोवाइड करा देता है। सो
शुरू में कहता है क्रिएट्स अ सॉलिड बाई स्वीपिंग अ क्लोजर प्लेनर प्रोफाइल अलॉन्ग एन ओपन और क्लोजर 2D और 3D पाथ। ठीक है, तो ये भी एक सॉलिड बनाता है लेकिन स्वीप करके क्लोज प्लेन का, वो भी क्लोज प्लेन प्रोफाइल अलॉन्ग एन ओपन क्लोज्ड 2D और 3D पाथ। मतलब ये 2D और 3D पाथ के साथ एक प्लेनर प्रोफाइल का एक सॉलिड तैयार कर देता है। ठीक है, ये तो हुई है। अब ये तो टेक्निकल का पोर्शन हो गया। अब नॉन टेक में मतलब देखते हैं कि कौन सा पोर्शन पूछा गया था। तो आर्टिकल 350 बी से क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 350 बी में क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन किस वंश का था जिसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। तो जो महेंद्र वर्मन था वो पल्लव वंश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए वर्षा आवश्यक है। ठीक है, क्योराटा पास जो है वो कौन से पहाड़ों के बीच है। तो काराकोरम पहाड़ों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से ऑप्शंस दे के रखा था, तो पूछा था कौन सा हार्मोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को मुक्त मूलकों से होने वाले नुकसानों जैसे सिगरेट के धुएं या विकिरण से बचाने में सहायक होता है। मतलब सिगरेट के धुएं और नुकसानों से बचाने के लिए कौन सा हार्मोन है जो हम लोगों के शरीर में होता है। ठीक है, तो विटामिन ई हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कार्यालय मतलब किसी तरह का अपना कार्यालय बना के रखा हुआ है लेकिन उसके पास उस कार्यालय को रखने का अधिकार नहीं है, तो इस केस के चलते कौन सी रिट जारी हुई होगी। तो ऐसी तरह में हम लोग क्या करते हैं अधिकार रिट जारी करते हैं। तो अधिकार रिट हम जारी करने में क्या अधिकार रिट में क्या होता है, यह रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को यह पता चलता है कि एक व्यक्ति कार्यालय धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय को रखने का उसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि H2 एंड O2 का अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसके रिएक्शन कराने से वाटर बनता है। ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला पूछा था कि भारत का जो राष्ट्रीय आवास बैंक है वो किस अधिनियम के द्वारा बना था। तो 1987 का अधिनियम के द्वारा बना था। और पूछा था कि कम्बाला फेस्टिवल कहाँ का है। कम्बाला फेस्टिवल कर्नाटक का फेस्टिवल आ जाता है। ठीक, अगला पूछा था एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं में अनुक्रम जिसके द्वारा जीवित कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़े और टूट जाते हैं या अवक्रमित हो जाते हैं कहलाते हैं कैटाबोलिज्म अपचय। अगला था व्हेन डिड महात्मा गांधी बिगिन वॉकिंग फ्रॉम हैज़ आश्रम टू साबरमती टूवर्ड्स द ओशियन फॉर अ साल्ट मार्च के लिए मतलब नमक मार्च के लिए कब वो मतलब स्टार्ट किए थे अपना चलना। तो 12 मार्च 1930। ठीक है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ऐसे दे के पूछा था, तो उसमें पूछा था कि कौन सा सही है, 1 और 2 सही, 1 सही 2 सही। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि एक कंडीशन इसमें याद करने वाली है। जैसे कि अगर इसमें कोई भी कंक्लूज़न अगर में कोई भी सही नहीं होता है तो उसमें आइदर और का केस बनने का चांसेस तब रहता है कि जैसे मान लो किसी अब देखो ये सारे के सारे हम लोगों के रॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि अब इसमें क्या देख लेते हैं कि चॉकलेट और कैप्सिकम इसमें भी दिया है, चॉकलेट कैप्सिकम दोनों में दिया है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सेम होता है, ठीक है, तब हम लोगों की कंडीशन एक फॉलो होती है आइदर और की। तो उसको चेक कर लेते हैं फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहला और दूसरा क्या होता है, दोनों बाय रूल गलत होने चाहिए। तो देखो दोनों पहला और दूसरा, पहले चेक करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चॉकलेट और कैप्सिकम दोनों में सेम है। दूसरी कंडीशन क्या देख लेते हैं कि इसमें दोनों ही बाय रूल गलत है, दोनों ही बाय रूल गलत है। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, तीसरी कंडीशन अगर फुलफिल कर जाए तो ये हम लोगों का आइदर और का केस बन जाएगा। एक अगर पॉजिटिव और एक अगर निगेटिव है तो इसमें देख लेते हैं कि एक दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन हो और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसमें आइदर और का केस बन जाएगी कि आइदर 1 और आइदर 2। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आइदर 1 और आइदर 2। ठीक है, अब इसमें हिंदी में पूछा था कि 7 घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो विस्तृत अनुभव होना। तुम का पूछा था कि कौन सा पुरुष है, तो तुम मध्यम पुरुष है।
अन्य पुरुष पूछा था, तो अन्य पुरुष क्या होता है? अप्रधान पुरुषवाचक है। यह तेल खदान से निकलता होगा, इसमें कौन सा वर्तमान है? ये संदिग्ध वर्तमान है। अगला था सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी, तो ये कौन सा मतलब भूत है? तो ये पूर्ण भूत है। आप भला तो जग भला, इसमें जो आप है वो कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब सब लाभ ही लाभ होना। ठीक। अगला था ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, वे किस तरह के क्रिया विशेषण कहलाते हैं? तो स्थानीय। ठीक है। अब हंस का पर्याय पूछा था, तो हंस का पर्याय मराल हो जाता है। व्यभिचारी का जो विलोम होता है वो सदाचारी हो जाता है। ठीक है।